कोशिका चक्कर हम टॉपिक करने वाले हैं आज, ठीक है, आज की इस डेमो क्लास में। सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल में आपके बेसिक अगर नहीं भी अच्छा है तो काम चला देंगे, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में का पीछे जो कोशिका की स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। वो थोड़ी बहुत बात पीछे वाली आएगी जो आपको नहीं भी पता है, अब पता चलेगी तो भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहले मैं पूरे सेल साइकिल को समझाऊंगा, फिर इसकी पीपीटी पर नोट डाउन करेंगे अपने आसानी से। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस टॉपिक को देखना है और मेरी उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और पेपर की दृष्टि से देखें तो कोशिका की संरचना और कोशिका विभाजन पूरा एक साथ है, तो इससे एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले कोशिका चक्कर जो है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, 2 चरणों में होता है। कोशिका चक्कर कितने स्टेप में होता है? 2 चरणों में। दो चरणों में होता है। अब आप कहोगे मास्टर जी ये बताओ वो 2 स्टेप है कौन से? तो 2 प्रावस्थाएं या 2 चरण कहूं मैं तो पहला चरण है इसका अंतरावस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेज। कुछ स्टूडेंट्स के समस्या आ रही थी बाइलिंगुअल की, तो उनको बता देना चाहूँगा कि हमारा बैच वो हिंदी मीडियम में रहेगा। टर्म्स है वो हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे, जो सीट मिलेगी वो हिंदी मीडियम में रहेगी। तो इसका डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के कुछ हमारे विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जिनके मैसेज भी आ रहे थे। तो कोशिका चक्कर है वो 2 चरणों में होता है। पहला है अंतरावस्था या जिसको कहते हैं इंटरफेज, और दूसरी है एम प्रावस्था या जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, ठीक है। मैंने क्या बोला? 2 स्टेप। पहला अंतरावस्था या जिसको अपने क्या बोलते हैं इंटरफेज, और सेकंड है एम प्रावस्था या इसको हम कहते हैं समसूत्री प्रावस्था, और इसी को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। अब इंटरफेज है ये 3 स्टेप में होती है। कि अंतरावस्था या इंटरफेज है ये खुद कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में। वो 3 चरण कौन से हैं उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, उनको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। पहले 3 स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। इसके जो 3 स्टेप है दोस्तों वो है G1, उसके बाद में S, और फिर आता है G2। इंटरफेज या अंतरावस्था है वो कितनी उप प्रावस्थाओं में होती है? 3 में। G1S G2, G1S G2, उसके बाद कौन सा आएगा? M प्रावस्था। मतलब 4 बातें याद रखनी है। G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर कौन सी? M। G1S G2M। ये G1S G2 ये किसकी फेज है? इंटरफेज की 3 सब फेज है या उप प्रावस्था है। और उसके बाद में कौन सी प्रावस्था होती है? M प्रावस्था या समसूत्री विभाजन। तो कोशिका चक्कर प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका 2 चरणों से गुजरती है। पहला है अंतरावस्था या जिसको इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा है एम प्रावस्था या जिसको समसूत्री विभाजन या समसूत्री प्रावस्था माइटोसिस कहते हैं। अंतरावस्था वो कितने स्टेप में होगी? 3 में। G1S G2, उसके तुरंत बाद M आएगी, M से वापस G1S G2M, G1S G2M। भूलना ही नहीं है, जहन तक ये फीड हो जाना चाहिए आपके। हो गया फीड।
अब एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को समझ लेना। जिंदगी में कभी कोशिका चक्कर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिंदगी में। ठीक है, देखो डायग्राम बना दे। हाँ जी सर बना दीजिए, बना देते हैं। ठीक है, कलर कौन सा है? येलो। लो जी। सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है सर। लो फिर एक और कर देते हैं कलाकारी। ये लो जी। सबसे पहले ये है G1, ये है S, ये है G2 और ये है M। ये इसी तरीके से चलेगा। G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। कोई समस्या? अब कुछ मैं ऐड कर रहा हूं। इस M को हम क्या बोलते हैं? समसूत्री प्रावस्था। ठीक है, और S का एक नाम आप मेरी तरफ से, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप S को, S फॉर सिंथेसिस, और सिंथेसिस को क्या कहते हैं? संश्लेषण। ये दो नाम आप याद रख लो, आधा काम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। G1S G2M, G1S G2M। इस डायग्राम को मत भूलना, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो मेरे दोस्तों, अब इस G1 और G2 के नाम लिखते हैं अपने। क्या लिखेंगे? नाम। तो थोड़ा सा मैं साइड में होता हूं। आप देखो कि G1 जो है वो समसूत्री विभाजन से पहले आ रही है कि बाद में आ रही है? कि जो G1 है वो समसूत्री के बाद में आ रही है कि पहले? सर बाद में आ रही है। तो इसको मैं पश्च समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? सर आपकी मर्जी, आप कह सकते हो, मर्जी मेरी नहीं है। आप इस डायग्राम को देखो, इस सीक्वेंस को समझो कि G1 है वो M के बाद में आती है, तो M को क्या कहते हैं? समसूत्री। समसूत्री के बाद में आने वाली प्रावस्था, नाम से स्पष्ट है G1। संश्लेषण की बात करूं तो संश्लेषण से क्या आती है? पहले। तो इसका एक नाम और क्या बना इसी का? पूर्व संश्लेषण प्रावस्था। कोई समस्या नहीं है। अब आ जाओ G2 पे, नाम ही बता रहा हूं अभी सिर्फ। G2 है वो संश्लेषण की क्या आती है? बाद में। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? पश्च संश्लेषण प्रावस्था। कोई समस्या नहीं। और G2 है वो समसूत्री से पहले आती है, आती है कि नहीं आती? तो समसूत्री के आधार पर इसको क्या बोलूंगा? पूर्व समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। ठीक है, पश्च यानी कि लेट सिंथेसिस फेज या प्रावस्था, और पूर्व को अपने क्या बोलते हैं? जल्दी जो आ रही है,
ठीक है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पूर्व पहले क्या करते हैं अपने सारी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको टर्म्स बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीक्वेंस याद रखना है। G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। क्लियर, कोई समस्या? अब दो के नाम अपने को पता है, S फॉर सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण प्रावस्था, और M का मतलब समसूत्री प्रावस्था। अब इस डायग्राम पे सारे नाम लिख सकते हो कि जीवन है वो समसूत्री के बाद आती है, तो इसको क्या बोला, पश्च समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ये नाम से ही आप कर दोगे कि पश्च बोला है और समसूत्री बोला है, यानी कि समसूत्री के बाद आने वाली लेट माइटोसिस। तो लेट माइटोसिस कौन सी होगी, G1, कि माइटोसिस के बाद आने वाली पश्च समसूत्री अंतराकाल प्रावस्था। पश्च यानी कि बाद में, समसूत्री के तो कौन आएगी, G1, नाम से स्पष्ट हो गया। पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, प्री सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस से पहले कौन आ रही है, यही बोला है नाम कि पूर्व संश्लेषण प्रावस्था कौन सी है, तो पूर्व यानी कि पहले, पहले कौन आ रही है संश्लेषण से, G1, नाम स्पष्ट हो गए। G2 पश्च संश्लेषण प्रावस्था, यहां लिख दिया पश्च यानी कि लेट सिंथेसिस फेज। लेट का मतलब बाद में, किसके, संश्लेषण के। कौन आती है, G2, मेरे को पता है सर, क्योंकि मेरे को सीक्वेंस याद है। और पूर्व समसूत्री अंतराकाल प्रावस्था, प्री माइटोसिस। पूर्व यानी कि पहले, माइटोसिस यानी कि समसूत्री से, और समसूत्री से पहले कौन आती है, G2। हो गया नाम, कर दिए हैं नाम। अब ये डायग्राम याद है तो नाम गलत नहीं होंगे, बाकी खेल पूर्व पश्च क्या ही है। पूर्व संश्लेषण पूछा तो G1, पश्च संश्लेषण पूछा तो G2। अब आपका टॉप फ्लोर कितना कैच करता है और कितना इस सीक्वेंस को याद करता है वो आप पे है। थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं इन अलग अलग प्रावस्थाओं में होता क्या है उस पे। सबसे पहले इस डायग्राम को तो भूलना ही नहीं है। एक नंबर पे G1 प्रावस्था, तो अब आपको साथ में रिपीट भी करवा रहा हूं मैं। तीन बातें इसमें आपको याद रखनी। पहले इसके दोनों नाम, दूसरा इसकी एक विशेषता होगी, और एक किसी ना किसी प्रावस्था के बीच में आएगी। तो पहली बात, पश्च समसूत्री, पश्च समसूत्री कहेंगे ना, क्योंकि समसूत्री के बाद आती है। अंतरकाल प्रावस्था या पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, ये तो हो गए इसके नाम। अब देखो वापस डायग्राम पे आते हैं। G1 से पहले क्या आती है, समसूत्री प्रावस्था, और G2 के बाद क्या आती है, संश्लेषण प्रावस्था। तो क्या मैं इसको एक छोटी सी बात बोल दूं कि ये जो प्रावस्था है वो समसूत्री विभाजन और संश्लेषण प्रावस्था के बीच का समय अंतराल है। सहमत हो के इस बात से? हो जाइए ना सहमत, हो जाइए, हो जाइए, होना पड़ेगा। यही है कि जीवन है वो समसूत्री विभाजन या समसूत्री प्रावस्था और संश्लेषण के बीच का समय अंतराल है। देखो यह समसूत्री, अब ये जो मैं शब्द लिख रहा हूं ना, इसका आगे एक मतलब बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। वह संश्लेषण प्रावस्था के
बीच का अंतराल है। सहमत हो मेरी इन दोनों बातों से? दोनों प्रावस्थाओं के आधार पर नाम और किन के बीच का समय है ये तो होगी प्रावस्था के बारे में। अब कोशिका में क्या परिवर्तन होगा इस प्रावस्था के दौरान, तो आपको एक ही बात रखनी है याद कि कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है और केवल वृद्धि करती है। एनसीईआरटी में यही बोला है इस फेज में। क्या बोला? ये बोला कोशिका इस प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है तथा केवल सक्रिय रूप से वृद्धि करती है, वृद्धि कर गई है। तो तीनों बातें याद रखोगे। पहले ही मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। समसूत्री से पहले आती है बाद में? सर बाद में आती है, आप ऐसे मत करो। तो बाद में आती है तो पश्च समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था संश्लेषण से पहले आती है तो पूर्व समसूत्री अंतराकाल प्रावस्था, पूर्व संश्लेषण प्रावस्था समसूत्री और संश्लेषण के बीच आती है। इससे पहले समसूत्री, इसके बाद में संश्लेषण। तो कहा जाता है कि ये जो प्रावस्था है वो समसूत्री प्रावस्था और संश्लेषण प्रावस्था के बीच का समय अंतराल है। इस प्रावस्था के दौरान कुछ नहीं होता, कोशिका उपापचय रूप से मतलब खाना पीना दबा के करेगी और वृद्धि करेगी। बात खत्म। जीवन में ये तीन बातें याद रखना, जीवन भर जीवन है याद हो जाएगी और इससे कोई क्वेश्चन अलग आएगा नहीं, इन तीन बातों से ही आएगा। जीवन भर जीवन है वो नहीं भूलोगे और नहीं कभी गलत होगा इससे क्वेश्चन। पढ़े आगे। अब 2 नंबर पे मेरे दोस्तों आती है संश्लेषण प्रावस्था या एस प्रावस्था। इसको समझिएगा कि आगे जब हम जीवन SG2M में जाते हैं तो M में क्या होता है, एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है? 2 में। एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? 2 में। अब उन दोनों कोशिकाओं में हमें चाहिए DNA। हमें क्या चाहिए? DNA। तो होता क्या है, S या संश्लेषण प्रावस्था में कोशिका में जो DNA होता है उसका क्या हो जाता है? द्विगुणन। DNA प्रतिकृति कर लेगा, DNA अपनी फोटोकॉपी कर लेगा। तो इसमें अंतर वाला या नाम वाला तो कुछ है नहीं जैसा जीवन में था, सिर्फ होता क्या है ये याद रखना है। इस प्रावस्था में कोशिका में उपस्थित DNA का द्विगुणन हो जाता है परंतु लेकिन बट एक बात आती है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रावस्था। लगभग कोशिका चक्कर से क्वेश्चन आता तो यही पूछा जाता है कि कोशिका चक्कर की किस प्रावस्था में DNA का प्रतिकृतिकरण होता है या DNA 2 गुना हो जाता है या DNA का द्विगुणन हो जाता है संश्लेषण में। लेकिन
कोशिका में जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 है तो 4 रहेंगे, 8 है तो 8 रहेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता स्टेटमेंट में कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, तो उसमें आ जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या भी बदल जाती है। नीट वाले तो जानते हैं, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है डीएनए का द्विगुणन होगा, परंतु गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक उदाहरण भी दे रखा है एनसीईआरटी में, एन है तो गुणसूत्र है वो तो एन ही रहेंगे, लेकिन डीएनए एन है तो वो क्या हो जाएगा 2n। एनसीईआरटी में दे रखा है, करेंगे अपने, चिंता मत कीजिए। तो क्या बोलूंगा मैं, डीएनए तो क्या हो जाएगा डबल, परंतु गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। आई बात समझ में? सर आ गई। एक और बात याद रखना है, हम सेल पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको पता है, सारा मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे। और यूकैरियोटिक कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। सर हम इनमें तो अंतर पढ़ते थे कि जंतु कोशिका में ये होता है, पादप में ये नहीं होता, पादप में ये होता है, जंतु में ये नहीं होता। सर प्लास्टिड और सेल वॉल, लवक और कोशिका भित्ति केवल पादपों में भी पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती। और जंतुओं में तारक काय होता है, सेंट्रियोल, जो पादपों में नहीं होता। पढ़ा है ये? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, डीएनए तो डबल होगा ही होगा, डीएनए के साथ में तारक काय भी क्या हो जाता है डबल। याद रखना, केवल किसमें, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में केवल यही होगा, डीएनए डबल। लेकिन जंतु कोशिका में इसके साथ एक चीज और होगी, वो क्या होगी, तारक काय भी क्या कर लेगा, डबल हो जाएगा, द्विगुणन कर लेगा। लिख रहा हूं, कचरा वाली एक भी बात नहीं बता रहा, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान डीएनए के साथ तारक काय का भी द्विगुणन हो जाता है। तो ये था एस फेज। वापिस से आते हैं, एस या संश्लेषण प्रावस्था में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, पहली बात। दूसरी बात, जंतु कोशिका में केवल किसमें, केवल और केवल जंतु कोशिका में। क्यों? क्योंकि तारक काय होता ही जंतु में है, पादप में होता ही नहीं। जंतु कोशिका में पादप डीएनए के साथ साथ तारक काय का भी क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। कौन सी प्रावस्था में, एस प्रावस्था में। जीवन को रिपीट अब G2 के साथ ही करेंगे। पढ़े G2 प्रावस्था, करें। लो जी, मान ली आपकी बात। G2 प्रावस्था। अब अगर आपके जीवन समझ में आई है ना, तो इसमें 1% भी आपके समस्या नहीं होगी और साथ के साथ रिपीट भी हो जाएगा। जीवन, वो मेमोरी में डायग्राम याद करो। G2 सॉरी, डायग्राम याद आया। G2 संश्लेषण के बाद आती है, तो इसको क्या बोला मैंने, पश्च संश्लेषण प्रावस्था। और यहां पे अगर पश्च की जगह पूर्व होता तो प्रावस्था कौन सी हो जाती,
जीवन। एक शब्द का अंतर, मामला पूरा बदल गया। या समसूत्री से पहले आती है तो पूर्व समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, यही कहते हैं इसे। अब अगर पूर्व की जगह पश्च होता तो कौन सी होती? जीवन, क्योंकि वो एम के बाद में आती है, ये एम से पहले आती है। यानी डाउट नहीं है ना? बढ़ते हैं आगे। अब देखो किस किस के बीच का समय अंतराल। जीवन, डायग्राम याद करो। जीवन से पहले एम, G2 के बाद में S, तो हमने क्या बोला था? समसूत्री और संश्लेषण के बीच का समय अंतराल ये अपने जीवन। G2 से पहले कौन सी आती है? संश्लेषण। G2 के बाद कौन सी आती है? समसूत्री। यानी कि संश्लेषण और समसूत्री के बीच का समय अंतराल। समझ में? अब देखो जीवन को याद करो। जीवन से पहले कौन आ रही थी? M, और जीवन के बाद में कौन आ रही है? S। तो हमने क्या बोला था? M और S के बीच का समय अंतराल। G2 से पहले कौन आ रही है? S, और बाद में कौन आ रही है? M। तो S और M के बीच का समय अंतराल G2। देखिएगा, यह संश्लेषण प्रावस्था व समसूत्री प्रावस्था के बीच का समय अंतराल है। अब देखो मेरे दोस्तों, संश्लेषण और समसूत्री के बीच का समय अंतराल है, और यहां पे अगर इसको आगे पीछे कर देता, समसूत्री और संश्लेषण के बीच का समय अंतराल, तो कौन सी हो जाती? जीवन। शब्दों का खेल है, और इस खेल में कई खेल जाएंगे और कईयों का खेला हो जाएगा। ठीक है, तो खेला होने नहीं देना है, खेल खेलना है इसके साथ। मैंने क्या कहा था? वो डायग्राम अगर आपके मेमोरी में फीड हो गया ना, तो संश्लेषण अंतरावस्था या इंटरफेस से कभी जिंदगी भर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब तीसरी बात इसमें होता क्या है? तो साहब, इस प्रावस्था में कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये अंतरावस्था या इंटरफेज की तीनों प्रावस्थाएं आपको अच्छे से बता दी है। इन तीनों में जितना आपको बताया है उतना पढ़ लेना दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी। अब एक बार से रिपीट करता हूं, उस डायग्राम से रिपीट करूंगा और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, मेन है डायग्राम। सबसे पहले कोशिका चक्कर है, वो दो चरणों में होता है। अंतरावस्था या इंटरफेस, और दूसरा एम प्रावस्था समसूत्री विभाजन, या जिसको माइटोसिस कहते हैं। अंतरावस्था या इंटरफेस 3 उपप्रावस्थाओं में होती है। G1, S, G2 और उसके तुरंत बाद M आती है। यानी इन चारों का सीक्वेंस क्या बनेगा? G1, S, G2, M, G1, S, G2, M। नीट वाले तो बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा आपने, नीट के मेन पेपर में, AIPMT में, या BSc वाले भी कहीं ना कहीं इससे चिर परिचित है। अब देखो, सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं, पंडित बनते हैं आज। जीवन है वो समसूत्री के बाद आती है, M के बाद में आती है, तो इसको हमने क्या बोला? पश्च समसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। और ये संश्लेषण से पहले आती है, तो इसको क्या बोला? पूर्व संश्लेषण प्रावस्था। दोनों नाम क्लियर? ये जो प्रावस्था है
समसूत्री और संश्लेषण, समसूत्री और संश्लेषण के बीच का समय अंतराल है। इस प्रावस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होगी और लगातार ग्रोथ करेगी, लगातार वृद्धि करेगी। कोई समस्या? उसके बाद में एस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी कर दीजिए इसको, सबसे इंपॉर्टेंट यस। देखो होता क्या है, एस में कोशिका के अंदर डीएनए डबल हो जाता है। वो चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें एक डीएनए होता है, ठीक है, उसमें भी डीएनए होता है, गुणसूत्र एक होता है, सॉरी। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। डीएनए डबल लेकिन गुणसूत्र में नो चेंज। परंतु जंतु कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान तारक काय सेंट्रियोल भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि जीवन प्रावस्था में गुणसूत्र n थे, डीएनए n था, तो G2 प्रावस्था में इनकी संख्या क्या हो जाएगी। तो आपको याद रखना है गुणसूत्र तो जो था वही रहेगा, लेकिन डीएनए है जो था उसका डबल कर देना है। किसमें? G2 में। अगर G1 दे तो, ये नहीं कि G2 देकर आपसे G1 पूछे तो वही रहेगा जो G2 में था। अब आते हैं G2 में। G2 में आपको क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना। सर संश्लेषण के बाद आती है तो मैंने इसको पश्च संश्लेषण प्रावस्था बोल दिया, और समसूत्री से पहले आती है तो इसको पूर्व समसूत्री प्रावस्था नाम दे दिया, या पूर्व समसूत्री अंतराकाल प्रावस्था नाम दे दिया। 1 सेकंड पानी पी सकता हूं। उसके बाद में ये जो प्रावस्था है वो संश्लेषण और समसूत्री के बीच का समय है। समसूत्री और संश्लेषण पूछे तो G1, संश्लेषण और समसूत्री पूछे तो G2। इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ही चक्कर में जाएंगे जो पहले आएगी उससे दूसरी के बीच का, जैसे इधर जाते हैं तो पहले M और S का बीच का पूछे तो G1, S और M के बीच का पूछे तो G2। होता क्या है, इस प्रावस्था में कोशिका के दौरान प्रोटीन, कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आई बात? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, सभी के लिए, आपका भी नॉलेज चेक होना चाहिए। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं डिस्कशन वाले में, ठीक है, लगभग स्टूडेंट जैसे ही ऐड हो रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। मैं वापस से उसकी सूचना दे देता हूँ। आपको टेलीग्राम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय मनीष शर्मा नाम से एक चैनल मिलेगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल की लिंक में जाओगे तो वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय मनीष शर्मा, उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, उसमें आपको कोई सूचना होगी तो वो दे दी जाएगी। अब सूचना वाले को ज्वाइन करना और उसके बाद में डिस्कशन वाले के लिंक उसके अंदर होगी, उसको ज्वाइन करना है। जितने भी स्टूडेंट हमारे से जुड़ना चाहते हैं सारे के सारे, उसमें क्विज के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं सभी के, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं हम डाल देते हैं उसमें, और हमारे विद्यार्थियों के कोई डाउट होता है तो वो भी साझा करते हैं हम, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अब मैंने जो बात कही वो कि इस G2 प्रावस्था में कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। बीएससी, नीट सब के लिए ये क्वेश्चन, आप जवाब भेजना, उसमें मेरा कोई इंतजार रहेगा आपके जवाब का। उस प्रोटीन का उपयोग इस M प्रावस्था के दौरान, या मैं कहूं समसूत्री विभाजन के दौरान होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? अगर आपको जवाब दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं दोगे तो मैं आगे की क्लास में जब ये समसूत्री विभाजन करेंगे उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कौन सी प्रोटीन थी। लेकिन मैं आशान्वित हूं कि आप बता दोगे, इतनी मुझे आशा है। अब कुछ अलग बातें करेंगे। तीनों प्रावस्थाएं समझ में आई आपके? इस समसूत्री को छोड़ो एक बार, बाकी तीन आई ना। अब कुछ स्पेशल चीज़ होती है, उस स्पेशल चीज़ पे आते हैं।
क्योंकि अकेली फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशल नहीं है, हमारा बायो भी स्पेशल है। स्पेशल क्या है देखिए जी, स्पेशल ये है, देखिए एक मिनट का समय लूंगा मैं आपका। ठीक है, ये G1 S G2 और M, इसी तरीके के से ये साइकिल चलेगा। ठीक है, यही चलेगा। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो विभाजन नहीं करती। अगर करती भी है तो कभी कभार मूड बन जाए कि हाँ विभाजन कर लेते हैं, देखा जाएगा। उनके लिए ये स्पेशल बात है कि जो विभाजन नहीं करती या कभी कभार विभाजन करती है, उनकी बात कर रहा हूं। तो वो कोशिका चक्कर में प्रवेश करेगी। मान लीजिए यहां पर प्रवेश कर लिया। अब प्रवेश करने के बाद में G1 से S में जानी चाहिए, G2 में M में, इस तरह से चलना चाहिए। लेकिन वो क्या है, अपना एक अलग ही सिस्टम कर देती है। वो क्या सिस्टम करती है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो G1 से जानी किस में चाहिए, S में, लेकिन G1 से वो एक अलग ही प्रावस्था बना लेती है जिसका नाम होता है G0 या शांत प्रावस्था। तो नीट वाले विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने तो क्वेश्चन भी ये देखा होगा बहुत बार कि कोशिका शांत प्रावस्था में जाती है तो वो कौन सी अवस्था से आती है, मतलब किस अवस्था से वो शांत प्रावस्था में जाएगी, G1 S G2 या M। तो किससे जाएगी, M के बाद, G1 के बाद सीधा G0 में। पहले कोशिका चक्कर में प्रवेश किया, G1 में आई, G1 के बाद वो सीधा किस में चली जाएगी, G0 में या G0 में या शांत प्रावस्था में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी प्रावस्था से ये G0 में, G0 में या शांत प्रावस्था में जाएगी, तो कौन सी प्रावस्था से, G1 से। अब इस शांत प्रावस्था की क्या विशेषता होती है, कौन सी कोशिकाएं ऐसा व्यवहार करती है, ये जानना अहम है। तो सबसे पहले G0 या शांत प्रावस्था, तो इस प्रावस्था की विशेषता क्या होती है, पहले मैं बोल देता हूं फिर अब लिखेंगे कि इसमें जो भी कोशिका जाएगी ना दोस्तों, वो खाना पीना तो दबा के करेगी लेकिन काम नहीं करेगी कुछ भी। होते हैं ना अपने घरों में भी कुछ ऐसे लोग, ठोकना खूब है, खाना पीना दबा के है, लेकिन जब काम का बोले तो मौत आती है, काम नहीं करना मेरे को, बाकी कुछ भी ले आओ मैं खा लूँगा। वही यहाँ पे होता है कि कोशिका है वो उपापचय रूप से तो सक्रिय होती है लेकिन विभाजन नहीं करती। कोशिका काम ही क्या है, विभाजन करना, तो वो काम करना वो नहीं करूँगी लेकिन खाऊंगी खूब, उपापचय रूप से एक्टिव रहूंगी। तो शांत प्रावस्था की विशेषता पूछता है आपसे, ठीक है। कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, परंतु, ये परंतु शब्द है, ये बहुत खास है बायोलॉजी में, परंतु विभाजन नहीं करती है।
आई बात समझ में? सर आ गई। तो आपसे तीन चीज़ें पूछेगा। पहला, कोशिका शांत प्रावस्था में प्रवेश करती है तो वह किस प्रावस्था के बाद प्रवेश करेगी? तो G1 से सीधा किस में आती है? G0 में। G0 या शांत प्रावस्था की विशेषता क्या होती है? सर इसमें कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजन नहीं करती। क्लियर बात? अब इसमें फिर बात आती है कि कौन सी कोशिकाएं ऐसा व्यवहार करती है। तो सर तंत्रिका कोशिका का हमने सुना है कि ये विभाजन नहीं करती। तो सुना है तो सही सुना होगा, गलत तो आप सुन नहीं सकते। तो कौन सी कोशिकाएं ऐसा व्यवहार करती है आपको याद रखना है, एक तो तंत्रिका कोशिका और एक हर्ट सेल। एग्जाम्पल, एक तो कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, और एक अपनी एनसीईआरटी में इसके साथ में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में हृदय कोशिका। इस प्रावस्था में जाती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, कि तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं करती, आप सभी ने पढ़ा है। ऐसा उसने क्या गुनाह किया था कि वो विभाजन नहीं करती? कुछ ना कुछ तो हुआ था तभी विभाजन नहीं करती। बाकी पूरी जितनी कोशिकाएं सब विभाजन करती है, ये नहीं करती, क्यों? पता है किसी को? अभी थोड़ी देर पहले एस प्रावस्था पढ़ी थी हमने। एस प्रावस्था में जंतु कोशिका में एक अंग था जो डबल हो रहा था, तारक काय। तंत्रिका कोशिका में नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में तारक काय नहीं होता, और जब ये तारक काय नाम की बला नहीं है तो ये विभाजन भी नहीं करेगी। याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका क्यों विभाजन नहीं करती? क्योंकि इसमें तारक काय नहीं पाया जाता। जब हम तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे तब ये वापस आएगा, वहाँ पे लिखेंगे। तो ये था कोशिका चक्कर का पहला स्टेप, अंतरावस्था। समझ में आया होगा आपको। लास्ट बात पे चर्चा करते हैं। तो वो लास्ट बात है कोशिका चक्कर का समय। तो कोशिका चक्कर है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि हिस्ट जो होता है कवक, उसमें ये 90 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और मनुष्य में ये 24 घंटे में होता है। तो हमें तो अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य में कोशिका चक्कर का समय तो पूरा एक दिन 24 घंटे। इन 24 घंटों में से जो अंतरावस्था है वो कितने समय में होती है, इंटरफेज, और एम प्रावस्था यानी कि समसूत्री विभाजन या प्रावस्था, वो कितना समय लेती है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक ताजुब होगा ये जानकर कि समसूत्री विभाजन है वो केवल 1 घंटे में हो जाता है। साफ ही लिख देता हूं, कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी कि बाकी 23 घंटे कोशिका किसमें रहती है? अंतरावस्था में। यानी कि
कोशिका चक्कर का अधिकांश समय, स्टेटमेंट में आ जाता है ये बात कि क्या कोशिका चक्कर का अधिकांश समय कोशिका है वो समसूत्री प्रावस्था में व्यतीत करती है। सही है क्या बात? गलत है। कोशिका चक्कर का अधिकांश समय या 90% से अधिक समय कोशिका कौन सी फेज में रहती है? अंतरावस्था में। ये बात याद रखनी है। इसलिए इस प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं? कोशिका चक्कर की विश्रामा अवस्था, रेस्ट फेज। क्यों कहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। विश्रामावस्था भी कहते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समसूत्री विभाजन जो आपने आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें क्या होता है? एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि मेन काम यही है। मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे होगी कोशिका को। अब विभाजन करना है, उस विभाजन से पहले की जो तैयारी है वो कहां पर होती है? अंतरावस्था में। विभाजन कहां होगा? समसूत्री में। और विभाजन से पहले की तैयारी कहां होगी? अंतरावस्था में। आप शादी में जाते हो, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह, काजल वाजल, ठीक है, बहुत सारी आजकल चीज़ें चल रही है, ठीक है। लड़कों को तो बेचारों को पता ही है, ठीक है, वही फेयर हैंडसम वगैरह लगाते हैं, बालों में जेल वगैरह लगाते हैं, दाढ़ी वाड़ी सेट कर दें, तैयार होते हो ना। तो कोशिका को भी समसूत्री विभाजन एक तरह से ये इसकी शादी ही है, इसमें जाना है, तो ये भी तैयार होगी। तो तैयार होने में ये भी आपकी तरह थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगाती है। और कहाँ पे लगाती है? अंतरावस्था में। इसलिए कितने घंटे रहती है? 23 घंटे यहाँ पे। और 23 घंटे रहने का मतलब क्या है? कि विभाजन करना है, एक हार्ड वर्क करना है इसको। तो तैयार होने से पहले थोड़ा सा क्या अभी टाइम पड़ा है जाने के लिए शादी में, 2-3 घंटे सो लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करती है? रेस्ट करती है। ज़्यादा समय यहाँ पे रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विश्रामावस्था। तो आसान्वित हूँ, कोशिका चक्कर का पहला चरण आपके समझ में आया होगा। समसूत्री विभाजन कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 5 स्टेप में होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको बोलते हैं। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था 5 होती है कोशिका द्रव्य विभाजन। आगे की क्लास में डिटेल से करेंगे, ठीक है। कई विद्यार्थियों की समस्या आ रही थी कि 2 सब्जेक्ट एक टीचर कवर करवा देगा, तो आपके सामने है, टीचर कवर करवा भी रहा है और शायद आपकी समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो आप 4 दिन डेमो लगाइए, आपको लगे कि हाँ इस टीचर में इतनी क्षमता है कि दोनों सब्जेक्ट कवर करवा देगा, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। वरना बहुत सारे टीचर हैं, आपको समझ में उनका भी आ जाएगा, वो भी यही चीज़ें बताएंगे, मैं भी यही चीज़ें बताऊँगा। तो क्लास समाप्त करते हैं उससे पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेज में तो ये कार्यक्रम हर शनिवार को होता है। कुछ शायरियाँ सुनाता हूँ मैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, तो आज ऑनलाइन वालों को भी सुना देता हूँ, ठीक है। कुछ शायरी लिखता भी हूँ मैं, ठीक है, तो सुनिएगा। शायरी है, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ ताकि गला अच्छा रहे। सुनिएगा। पायल कभी पहने कभी कंगन उसे कहना, पायल कभी पहने कभी कंगन उसे कहना, ले आए मोहब्बत में नयापन उसे कहना, ले आए मोहब्बत में नयापन उसे कहना। मैं कश कभी आँखों के भरोसे नहीं रहते, मैं कश कभी आँखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम भरती नहीं बर्तनों से उसे कहना, शबनम भरती नहीं बर्तनों से उसे कहना। घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजार आया हूँ जीवन उसे कहना, कश्ती में गुजार आया हूँ जीवन उसे कहना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड डेमो वीडियो बायोलॉजी का। आशान्वित हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जो डाउट्स आ रहे हैं, आपके कॉल आ रहे हैं, आपके जो मैसेज आ रहे हैं, उनको कोशिश कर रहा हूँ कि सारे डाउट्स को डेमो वीडियोस में क्लियर कर दूँ,
क्योंकि डेमो वीडियोज़ है वो हर कोई विद्यार्थी देख सकता है। ठीक है, एक छोटी सी ये भी समस्या आ रही थी कि जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो कब अपलोड होंगे, तो वो कैसे अपलोड होंगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने शुरू किया परमाणु संरचना केमिस्ट्री, ठीक है, तो जैसे ही पहला वीडियो आएगा उस पहले वीडियो के साथ ही आपको परमाणु संरचना के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद परमाणु संरचना की चाहे 8 वीडियो 10 वीडियो हो, आपके पास पीडीएफ है, आप क्लास नोट्स भी बना रहे हो, पीडीएफ के नोट्स भी है, उनको मैच कीजिए, जो बात मिल रही है अच्छी उसको अपने नोट्स में लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए और मामला सेट, जिंदगी सेट है फिर अपनी। समझ में आई बात? तो पीडीएफ आपको जो भी टॉपिक शुरू होगा उसके पहले वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। बाकी आपके साथ आप सभी को पता ही है हम क्या क्या देने वाले हैं। आप बस आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मिलते हैं अगले डेमो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।